आवाज क्लियर सबको? ओके फाइन। ये लास्ट जो था dA/dt, इसको हम झर्क बोलते हैं। ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए, ये सिलेबस में नहीं है। अगर अगर कभी भी हमको एक्सेलरेशन का टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो उसको हम झर्क बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर आप सबको मैच करना था बेसिकली। ये अगर आपने अपना अकॉर्डिंग किया है और आंसर सही आ रहा है तब ये वेरी गुड वाली बात हो गई। मैं लास्ट में फिर से एक बार ये स्लाइड यहाँ पे रखूँगा, अगर किसी को आंसर मैच करना बाकी हो तो वो तब कर ले। ठीक है, चलिए लेक्चर नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल। यस, क्या बताया बेन? यस महुआ, फिर से बोलिए बेन, आपकी आवाज कम आ रही है। सर आंसर की स्लाइड वापस से करिए ना, बाकी ना आंसर लिख लेते। ओके, स्लाइड अभी बाकी थी आपको? ठीक है, मैं लास्ट में बेन यहाँ पे रख दूंगा, जो भी स्लाइड हो आप बता देना, मैं यहाँ पे वो फिर से अरेंज कर दूंगा। ठीक है, ओके। चलिए तो लेक्चर नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, या इसको हम फ्री फॉल बोलेंगे। मैंने जब आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ाया था, या मैंने जब भी आपको कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ाया था, उसी टाइम मैंने आपको बोला था कि ये फॉर्मूला अब हमारे चैप्टर में एंड तक हमारे साथ चलने वाला है, और ऐसा ही अभी तक हुआ है, आज भी वही होने वाला है। मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल में हम जो हमारे पास्ट फॉर्मूलाज थे, कौन से, v इज इक्वल टू v0 प्लस ए टी, डी इज इक्वल टू v0 t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वही सब रिवाइज करने वाले हैं, मगर एक्सेलरेशन की जगह हम आज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज करने वाले, बस उतना ही हमारा डिफरेंस रहेगा। चलिए उसकी नोट्स पहले बनाते हैं, पहले हम थियरी पढ़ते हैं। ये उसका होमवर्क था, आपने नोट कर लिया होगा। और यहाँ पे थियरी में हम हेडिंग आप डालते हैं बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, या इसको आप फ्री फॉल भी बोल सकते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल। अब यहां पे मैं पहले अर्थ क्रिएट कर रहा हूं, ये अर्थ सरफेस है, देखना ये कोई स्फीयर है हमारे पास, ऐसा। ये बच्चों सॉलिड स्फीयर है बेसिकली, ये सॉलिड स्फीयर है। अर्थ को हम सॉलिड स्फीयर की तरह क्रिएट करते हैं। ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड है। ये शो करने के लिए मैं यहाँ पे ऐसे कुछ लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। ये बल्क है, बीच में बल्क है, ये हॉलो नहीं है, ये सॉलिड है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे डॉट किया है। फिर इसकी रेडियस ऑफ अर्थ आर होगा बच्चों, जो बेसिकली 6400 किलोमीटर होता है। इसका कुछ मास होगा एम। अब मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूं जिसका मास स्मॉल एम है बच्चों, और ये नियर टू अर्थ सरफेस है, ये नियर टू अर्थ सरफेस है, यहां से बहुत नजदीक है। यहाँ पे ये मैं इसको आर ई बोलता हूं, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। तो ये जो हाइट है ना बच्चों, ये हाइट वेरी वेरी लेस देन आर ई है। अब समझो कि रेडियस ऑफ अर्थ, जिस जिस अर्थ में हम यहाँ पे
अभी ठहरे हुए हैं वो अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर, और हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो मैंने नियर टू अर्थ सरफेस लिखा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट सरफेस से 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, क्योंकि बच्चों कहाँ 6400 किलोमीटर और कहाँ ये हमारी हाइट h। आप समझो अर्थ सरफेस हम किसको बोलेंगे? जो भी बच्चे यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे पढ़ रहे हैं और आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, तब आप अर्थ सरफेस पे ही हो। मैं यहाँ पे शूटिंग कर रहा हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, तो ये ग्राउंड फ्लोर, ये अर्थ सरफेस ही है हमारी। अगर कोई बच्चा सेकंड या थर्ड फ्लोर पे है, अगर वो नीचे जाके ग्राउंड सरफेस पे खड़ा हो जाए, तो वही हमारी अर्थ की ग्राउंड सरफेस है। अर्थ की ग्राउंड सरफेस कोई दूसरी नहीं है। आप ग्राउंड पे हो, बस आप यहाँ पे हो, समझ लो आप ग्राउंड पे हो, डेट मीन्स यहाँ पे हो, यही आपकी ग्राउंड सरफेस हो। और अभी मैं कोई ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं जो ऑब्जेक्ट ग्राउंड सरफेस से स्मॉल हाइट पे हो, नियर टू अर्थ सरफेस हो। ये डिस्टेंस स्मॉल, दैट मीन्स 5 to 10 किलोमीटर, और ये रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, दैट मीन्स ये h वेरी वेरी स्मॉल है विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल h इज वेरी वेरी लेस देन आर। ये ठीक है। यहाँ पे बच्चों एक ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको आप ही समझ लो ना। यहाँ पे मैं अभी ग्राउंड सरफेस पे हूं, अगर ये पेन को मैं रिलीज करूं तो ये पेन कहाँ पे चलेगी? डाउनवर्ड ही जाएगी। अगर ये डाउनवर्ड चली, ये स्टेशनरी थी मगर ये चली, दैट मीन्स कि इस पे कोई फोर्स होगा तभी ये उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है ना। किसी भी बॉडी स्टेट ऑफ मोशन तब ही चेंज कर सकता है जब उस पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। यहाँ पे बच्चों डेफिनेटली अगर मैंने यहाँ से इसको छोड़ा, यहाँ पे इससे इसको मैंने रिलीज किया, तो रिलीज करने के बाद ये डाउनवर्ड चली गई। क्यों? ये खींचा होगा, इसलिए ये खिंचाव यहाँ पे आया। ये खिंचाव किसकी वजह से आया? ग्रेविटेशनल। तो यहाँ पे ये m मास के बॉडी पे डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। सर फोर्स क्यों नहीं बोला आपने, ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों बोला? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, ये मैंने इसको ग्रेविटेशनल। सूरत पालनपुर फर्स्ट बैच। तो यहाँ पे डाउनवर्ड इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा एफ जी। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला भी आपको मालूम है, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, आपने बच्चों 9th में ये फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पे कैपिटल जी आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू फिक्स थी। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला मेरे को अप्लाई करना है, मगर यहाँ पे मैं कैपिटल जी ठीक है, m1 की जगह मास ऑफ अर्थ कंसीडर कर, और मेरे को यहाँ पे ऐसा एज्यूम करना होता है कि जो अर्थ है ना उसका सारा मास यहाँ पे है। कंप्लीट मास ऑफ अर्थ मे बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। रिपीट कर रहा हूं, कंप्लीट मास ऑफ द अर्थ मे बी, complete mass of the earth may be concentrated at the center of sphere। सर ऐसा क्यों? ये आप ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ोगे, हमारा सारा एक चैप्टर है ग्रेविटेशन। मगर यहाँ पे m1 की जगह मैं लिखूं m2 की जगह स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस आर का। अरे सर आर प्लस एच स्क्वायर होगा। बच्चों मैंने यही तो लिखा है यहाँ पे, दैट स्मॉल एच इज वेरी वेरी ग्रेटर, दो बार सॉरी वेरी वेरी लेस देन, मैंने दो बार लेस देन किया, तो स्मॉल एच इज वेरी वेरी लेस देन आर। इसको नेग्लेक्ट करना है, इसलिए यहां पे भी मैंने लिखा है कि नियर टू अर्थ सरफेस बात हो रही है। और आपको मालूम है फोर्स का एक दूसरा फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma, मगर यहां पे फोर्स ग्रेविटेशनल है। ग्रेविटेशनल फोर्स जब होगा तब मैं एक्सेलरेशन को g से डिनोट करूंगा। एक्सेलरेशन यही है, जी भी एक्सेलरेशन ही है, मगर ये जी क्यों आया? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आया। जब भी कोई फोर्स, जब भी कोई एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल की वजह से वहां पे प्रोड्यूस होता है, तब मेरे को एक ही जगह जी लिखना, तो एफ इज इक्वल टू एम इन एम एम कट। बेसिकली फोर्स एफ इज इक्वल टू एम है, मगर एक ही जगह जी क्यों सर? बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो बात हो रही है
तो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम जी लिखते हैं, ग्रेविटेशनल। और यहाँ से आप स्मॉल जी लिखो, ये मैं इसको जी भी लिख सकता हूँ। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ सरफेस इक्वल टू हमको लिखना होता है कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। और कैपिटल जी की वैल्यू आपको मालूम है, ये तो कांस्टेंट है। मास ऑफ अर्थ देन रेडियस ऑफ अर्थ, ये सब की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको ये मिलने वाला है बच्चों 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आज हमको नहीं करनी है, इसके लिए सारा हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर है। इसको आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हो। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखी जा सकती है, या इसको अप्रोक्सीमेटली आप पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बता सकते हो। ये तीनों पॉसिबल है बच्चों। सर कौन सी कब यूज करनी है? देखिए, जो HC वर्मा है, हमारी HCV है, उसमें ये टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन है उसमें सब जगह G इज इक्वल टू 9.8 लेके उसने आंसर दिया गया है। हमको कैलकुलेशन G इज इक्वल टू 9.8 लेके करनी। सर ये 9.8 10 कब? आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जो भी स्टैंडर्ड PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन में सब जगह गिवन ही होता है कि G की जगह हमको 10 लेना है या 9.8 लेना है। सर कुछ भी ना गिवन हो तब आपको 9.8 लेना। मगर सर हमको ऑप्शन दे के मालूम नहीं पड़ सकता कि हमको 9.8 लिखना है 10। यस डेफिनेटली, मैं वही बात बता रहा हूं, इसमें कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। पहले जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे उसमें गिवन रहेगा 9.8 लेना है 10। सर नहीं गिवन हो, कोई भी ले सकते हो। अगर गिवन ना हो तब, गिवन नहीं होगा तब क्या हो करना है, कुछ भी लो, 10 भी लो ले सकते हो, 9.8 उस हिसाब से आंसर मैच करना चाहिए। सर अगर हमने G 9.8 लिया फिर 10 लिया, दोनों में आंसर डिफरेंट हो रहे हैं, तब वहां पे बोनस मिलेगा, क्योंकि उसको क्लैरिफाई करना चाहिए कि 9.8 लेना या 10 लेना। तो कुछ यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अलासिन और फर्स्ट बैच, तो यहाँ पे G की वैल्यू मैंने 9.8 या 10 बताई या पाई स्क्वायर बताई, ठीक है ओके। अब बच्चों यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट नोट एड ऑन कराने जा रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट कि यहां पे जो इफ एनी ऑब्जेक्ट, if any object near to earth surface, if any object near to earth surface will have only gravitational force, ये अट्रैक्टिव फोर्स है बच्चों। दैट मीन्स यहाँ पे पुल होगा, क्योंकि ये अर्थ ये ऑब्जेक्ट को पुल करेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स दैट मीन्स पुलिंग फोर्स। इफ एनी ऑब्जेक्ट नियर टू अर्थ सरफेस विल हैव ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, then object will have, if any object near to earth surface will have only gravitational force, then object will have constant acceleration, constant gravitational acceleration of 9.8 meter per second square in vertically downward direction, देखिए बच्चों यहां पे एफ जी डाउनवर्ड है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड है। सो अगर F इज इक्वल टू हम ma लिखे, F इज इक्वल टू ma, अगर फोर्स ग्रेविटेशनल है
तो हमारा एसेलरेशन भी ग्रेविटेशनल होगा। मगर यहाँ पे अगर वेक्टोरियली हम देखें तो वेक्टोरियली आपको मालूम होना चाहिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, मास स्केलर है, एसेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी। तो जो भी डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन एसेलरेशन की होगी। यहाँ पे बात हो रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो एफ जी इक्वल टू, तो यहाँ पे भी बच्चों जो भी डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स की होगी वही डायरेक्शन जी की होगी। यहाँ पे देखो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, तो जी भी हमारा डाउनवर्ड ही होगा और जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। देखिए मैं यहाँ पे फिर से रीड करता हूँ, इफ एनी ऑब्जेक्ट नियर टू अर्थ सरफेस हैव ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे मैं दूसरे फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं। हो सकता है बच्चों यहाँ पे ये जो एम मास का ऑब्जेक्ट है इस पे जो एयर चल रही है, दैट मीन्स विंड अगर फ्लो कर रही है, यहाँ पे आसपास कहीं पे विंड ब्लो कर रही है, तो विंड की वजह से भी, हमारे एयर की वजह से भी यहाँ पे फोर्स लगता है, जो रेजिस्टिव फोर्स रहता है, तो वो भी फोर्स होगा। मगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है वील हैव ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, then object will have constant gravitational acceleration of 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हम सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही कंसीडर कर रहे हैं। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखो तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा जो एयर का फोर्स होगा वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो हम नहीं कंसीडर कर रहे। तो दैट मीन्स हम रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं कंसीडर कर रहे, हम यहाँ पे थियोरेटिकल सिचुएशन पढ़ रहे हैं कि जहां पे एक ही फोर्स है, दूसरा कोई फोर्स ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, फोर्स तो होगा दूसरा, मगर हम एक ही फोर्स कंसीडर, कौन सा? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हमने देखा तो उसकी वैल्यू कितनी आई, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8, ये कांस्टेंट है। यहाँ पे हमको 9.8 टी नहीं मिला, अगर टी मिला होता तो मैं बोल सकता कि टाइम के साथ वो वेरी कर रहा है। 9.8 एक्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं मिला कि वो पोजीशन से साथ वेरी कर। यहाँ पे जो भी हमको वैल्यू मिली वो कांस्टेंट है, सिर्फ 9.8 एक डिजिट है, तो ये कांस्टेंट। और जब भी हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हमारी सारी फॉर्मूला वो वैलिड हो जाएगी जो हमने पढ़ी थी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की। हमने 3 प्राइम फॉर्मूलाज पढ़ी थी और उसके अलावा 4 डिफरेंट फॉर्मूलाज पढ़ी, वो सब यहाँ पे बच्चों एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे ये बात मैंने इसलिए लिखी कि इफ एनी ऑब्जेक्ट नियर टू अर्थ सरफेस will have only gravitational force, then object will have constant gravitational acceleration। क्या है उसकी वैल्यू? 9.8। एंड ये भी अच्छी बात है, इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड ही है, तो जी भी डाउनवर्ड ही होगा। कभी भी आपने सुना कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने अपवर्ड पुल किया? नहीं हो सकता ऐसा। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये पेन को अगर मैं रिलीज करूं तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से डाउनवर्ड चलने वाली है, तो ये पेन को अर्थ डाउनवर्ड ही पुल करेगा, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड ही होगा, वो कांस्टेंट होगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है तो जी भी डाउनवर्ड होगा, भी कांस्टेंट होगा, ना होगा सर? 9.8 होगा। मैंने क्या बताया, सबको क्लियर? इतनी बात हर किसी को? ओके। एस्पायर, फिर वो इधर इधर सेंटर, इधर यस, जो बीच की रो है उसमें लास्ट। ओके, सेकंड पॉइंट, जो हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था वो क्या प्राइम फॉर्मूला था? फर्स्ट था v इज इक्वल टू v0 प्लस at, सेकंड था d इज इक्वल टू v0 d प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड क्या था बच्चों ये प्राइम फॉर्मूला में v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। तो इसमें आपको वेक्टोरियली लिखना, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, टाइम स्केलर था। ये d डिस्टेंस नहीं था, डिस्प्लेसमेंट था, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। यहाँ पे स्क्वायर हो तो वेक्टर हम नहीं करते,
ये भी वेक्टर, ये। तो यही फॉर्मूला का यूज करना। सर ये क्यों? ये भी कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए था, ये जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो भी कांस्टेंट है, सिर्फ एक ही जगह जी हुआ है और कुछ चेंज नहीं। ठीक है। सेकंड, यूज all formulas, use all formulas of uniform accelerated motion, uniform accelerated motion with proper sign convention, with proper sign convention for all vector quantities, all vector quantities। इसमें जो भी वेक्टर क्वांटिटी है वो सब वेक्टर क्वांटिटी को मुझे प्रॉपर साइन कन्वेंशन। सर ये साइन कन्वेंशन क्या है? देखो मैं क्या बोलूंगा, ये वर्टिकली वाई डायरेक्शन में है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव बोलूंगा, डाउनवर्ड नेगेटिव बोलूंगा, या मैं ऐसा भी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, अपवर्ड नेगेटिव बट पॉजिटिव। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है बच्चों कि अपवर्ड पॉजिटिव वाई होता है और डाउनवर्ड नेगेटिव वाई होता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, डाउनवर्ड पॉजिटिव वाई, अपवर्ड नेगेटिव बोल सकते हो, तो कोई थंब रूल नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी आपका इक्वेशन की हमारे पास 3 प्राइम इक्वेशन थे, उसमें जो भी वेक्टर क्वांटिटी है वो सभी वेक्टर क्वांटिटी को मेरे को प्रॉपर साइन कन्वेंशन से लिखना है। साइन कन्वेंशन सिर्फ और सिर्फ एक्सीलरेशन के लिए अप्लाई नहीं करनी है, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी है सबके लिए यूज करना है। ये बात ये बता रहा है। use all formulas of uniform accelerated motion with proper sign convention for all vector quantity, all vector quantity। ठीक है। दूसरी एक बात, ये साइन कन्वेंशन अभी मैं एक एग्जांपल से ही आपको क्लियर करा रहा हूं। ठीक है। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे देखना कि अगर इफ, यहां पे मैं लिख, इफ आपको भी ऐसे बॉक्स करके ही लिखना है, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन both are parallel to each other, v and a in same direction, in same direction, तो बच्चों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ने वाला है। एंड इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कब होने वाला है? सर ये कैसे? देखिए ये दो डिफरेंट पॉइंट है। वेलोसिटी ठीक है, एक्सेलरेशन दैट मींस चेंज इन वेलोसिटी। मैंने यहां पे एफ का फॉर्मूला लिखा है, एफ इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी होगी? जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। वी एंड ए इन सेम डायरेक्शन, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। कैसे? देखिए, आप जो भी क्लासरूम में बैठे हो वहां पे बेंच होगी, वहां पे चेयर हो सकती है। अगर चेयर की वेलोसिटी राइटवर्ड है और मैं उस पर फोर्स भी राइटवर्ड ही अप्लाई करूं तो क्या होगा? वो फास्ट चलने लगेगी या स्लो हो जाएगी? सर अगर कोई चेयर राइटवर्ड में चल रही है, वेलोसिटी है उसके, मैंने फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगाया, दैट मींस जो वेलोसिटी की डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में फोर्स, जो भी फोर्स की डायरेक्शन वो भी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन, दैट मींस जो वेलोसिटी की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में फोर्स, उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, डेफिनेटली फोर्स लगाने से वेलोसिटी देगी। सेम डायरेक्शन आपको समझना है ऐसे, ई एंड एफ, वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओ तो क्या होगा? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। वही हुआ यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे मैंने वी एंड एफ नहीं बताया, वी एंड ए बताया। फिर वी एंड ए इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो क्या होगा बच्चों? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा। देखिए कैसे कम होगा? अगर कोई भी चेयर है, या हम स्टॉपिंग डिस्टेंस पढ़े थे बच्चों, स्टॉपिंग डिस्टेंस में हमने बताया था कि एक कार वेलोसिटी उसकी थी राइटवर्ड राइटवर्ड राइटवर्ड, उसने ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक अप्लाई करने से उसमें रिटार्डेशन होता है। वो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में वहां पे लगेगा बच्चों? जो भी वेलोसिटी है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी वेलोसिटी कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी, फिर वो लास्ट में
तो वेलोसिटी ये फैक्ट आपको डायनेमिक्स में इसका यूज होगा ही, तब तक इतनी बार वो कॉन्सेप्ट आएगा कि अपने आप आपको ये जो मेमोरी है उसमें स्टोर हो जाएगा। मगर बी एंड ए सेम डायरेक्शन तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा। चलिए अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से ही स्टार्ट कर रहा हूं। पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं एक फिजिकल सिचुएशन कंसीडर कर रहा हूं कि ऐसा कुछ ग्राउंड है। ये बच्चों ग्राउंड है आपके पास, ग्राउंड ग्राउंड पे एक टावर है एच हाइट का। यहाँ पे ऐसे हम टावर कंसीडर, ये टावर है। ये एच हाइट का टावर है कोई, जिसकी हाइट हम एच बोलेंगे, एच हाइट का टावर। यहाँ पे कोई पर्सन है जिसके हाथ में बॉल है और बॉल को वो रिलीज करने वाला है। हाथ में कोई ऐसा बॉल है या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बोलो बॉल बोलो जो भी, उसको वो रिलीज करने वाला, रिलीज। सो दो क्वेश्चन पहले, फाइन फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बॉल, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बॉल, एंड दूसरी बात फाइन वेलोसिटी of ball when it strikes with ground, when it strikes with ground, जब वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करे तब उसकी वेलोसिटी। दो बातें हमको यहाँ पे आंसर उसका बताना है। चलिए देखिए, पहले ये एच हाइट पे कोई पर्सन था, उसने बॉल को रिलीज किया, तो वो बॉल रिलीज किया तो देखो, अब रिलीज किया तो क्या होगा, ये अर्थ सरफेस है बच्चों, अर्थ सरफेस ग्रेविटेशनल फोर्स, वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। सो इस डायरेक्शन में उस पे फोर्स लगेगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जी ऑलवेज बच्चों कांस्टेंट ही होगा, 9.8 9.8 टी नहीं है, वो 9.8 ही है, वो कांस्टेंट ही है ऑलवेज। तो जी कांस्टेंट है, डाउनवर्ड है, नो प्रॉब्लम। जी क्यों डाउनवर्ड, वो डाउनवर्ड ही होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अपवर्ड नहीं लग सकता, वो डाउनवर्ड ही है क्योंकि ये ग्रेविटी अर्थ के लिए है। तो ये जी ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्ट। ओके ठीक है, फिर वो बॉल यहां से ऐसे गिरा 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 और यहाँ पे स्ट्राइक किया, तो स्ट्राइक होने के टाइम उसको वेलोसिटी हमको बतानी। चलिए अब बच्चों देखिए, पहले जब भी क्वेश्चन में ऐसा बताया गया हो ना कि बॉल को रिलीज करना है, तब हमको उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्टली जीरो नहीं लेनी है। देखना, ये मेरी बात को केयरफुली लिसन करना, वरना आप यहां पे गलती करोगे। ये जो रिलीज है ना, इसकी v0 इज इक्वल टू 0 ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है। देखिए इसके पास जब भी ऐसा बताया ना, बॉल को रिलीज किया, किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, तब आपको देखना है रिलीज किसने किया, कोई पर्सन ने। वो पर्सन क्या रेस्ट पे था, यस, ये पर्सन रेस्ट पे है बच्चों, तब ठीक है, तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 बतानी है। अगर ये पर्सन 10 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड चलता हो और उसने बॉल को रिलीज किया, तब वो बॉल जो रिलीज हुआ उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई पर्सन के पास 10 मीटर पर सेकंड की अपवर्ड वेलोसिटी है और उसने ये बॉल को रिलीज किया, तब ये बॉल की इनिशियल वेलोसिटी हम 0 नहीं लिख पाएंगे, ये गलत है। तब कितनी होगी सर, तब उसके वो बॉल के पास भी 10 मीटर पर सेकंड होगी, अपवर्ड होगी।
तब उसकी इनिशियल 0 नहीं होगी। दैट मीन्स अगर कुछ भी ना बताया तब हम उसको 0 ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर कॉन्सेप्ट ये बता रहा है कि रिलीज वर्ड लिखने से डायरेक्टली V0 0 नहीं करना है, V0 इज इक्वल टू 0 तब हमको यूज करना है जब ऐसा गिवन हो कि जो भी बॉल को रिलीज किया वो स्टेशनरी या रेस्ट पर्सन ने किया, तब ठीक है। वरना हमको अगर यही पर्सन ऐसे डाउनवर्ड 10 मीटर पर सेकंड से अगर चलता हो और उसने बॉल को रिलीज किया, तब भी उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी, उसकी डाउनवर्ड 10 मीटर। दैट मीन्स जो भी पर्सन की डायरेक्शन वाइज एंड मैग्नीट्यूड वाइज जो भी वेलोसिटी हो वही वो बॉल की हो, डायरेक्शन वाइज मैग्नीट्यूड दोनों। ये कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही, हमारा जो बलून का प्रॉब्लम है उसमें आपको यूटिलाइज करना है। जब भी ऐसे रिलीज सुन के ऐसे डायरेक्टली 0 नहीं लिखना है बच्चों। ओके, नो प्रॉब्लम, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो V0 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ये बच्चों रेस्ट पे है इसलिए 0। तो पहले हमको टाइम निकालना है, चलिए। तो कौन सा है यहाँ पे? G तो कांस्टेंट है बच्चों, कांस्टेंट है तो हमारे पास कौन से फॉर्मूला थे? कांस्टेंट है तो V इज इक्वल टू 0 प्लस 8 को लिखना होता है बच्चों, इक्वल टू V0t प्लस हाफ AT स्क्वायर, और फिर V स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD। चलिए कौन सा फॉर्मूला? हमको टाइम ऑफ फ्लाइट। सर ये क्या मीनिंग हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग होता है जितनी देर तक ये बॉल एयर में रहा ना वो टाइम, जिस टाइम के लिए बॉल एयर में हो, आपका ऑब्जेक्ट एयर में हो, उस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। वलसाड GCI अनम्यूट कीजिए। फर्स्ट बैच में वो बॉय है ना, मैंने लास्ट में क्या बताया? यस आप, लास्ट में मैंने क्या बताया? मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछ रहा हूं, मैंने लास्ट में क्या यहां से 2 लाइन बोली वो मैं पूछ रहा हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मीनिंग क्या बताया मैंने? अब नीचे क्या कर रहे थे? तो सुन नहीं रहे थे क्या? कुछ बायोलॉजिकल डिफेक्ट है? मैंने सिर्फ इतना ही आपको पूछा कि मैंने लास्ट में क्या बोला। दैट मीन्स कि आप सिर्फ क्लास में बैठे हो। कौन से ग्रुप में हो, ए ग्रुप या बी ग्रुप? कौन सा? ऐसे डॉक्टर बनोगे? ऐसे जो पेशेंट है उसको ट्रीटमेंट दोगे? वो पेशेंट कुछ भी बोले, हमको उसको सिर्फ पैरासीटामोल ही देना है? सुनना तो पड़ेगा ना। ऐसे नहीं नीट क्रैक होती है। अभी क्या है कि सबको अगर मैं यहाँ पे जॉक्स बताऊं, यहाँ पे कोई जो चलता है ना अभी यूट्यूब में, तो वही चलता है जॉक्स, फिर वो लव की जो कुछ शायरी होती है, फिर डांस, यही चलता है अभी। तो अगर वहां से रिजल्ट नहीं क्रिएट होता है, वहां से सिर्फ एंटरटेनमेंट मिलता है, और टीचर का रोल एंटरटेनमेंट नहीं है, टीचर का रोल एंगेजिंग रख के आपको पढ़ाना है। तो वहां पे तो यूट्यूब पे वो चलेगा। कभी कभी क्लासरूम में क्या होता है कि वो दीवालों के बीच वही चलता है, सर अपना पढ़ाएगा, बच्चे अपने आप करेंगे। मगर ऐसे सिलेक्शन और ऐसे रिजल्ट नहीं क्रिएट होते। ये सब वाहियात है और ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, देखना आप। और जो भी, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, जो भी जो ये करा रहे हैं ना, वो भी बैच में तो सीरियस ही है।
कि सीरियस ही पढ़ा जा सकता है, एंगेजिंग क्लास को कॉन्सेप्ट से ही बनाया जा सकता है, ऐसे नहीं होता है। मैं यहाँ पे मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये बच्चा पढ़े ना पढ़े मुझे क्या है, मैं क्यों उसको डांट रहा हूं। तो आपकी अच्छा है, आपके लिए बता रहा हूं, क्योंकि आपको नहीं मालूम है। आप जो पाथ पे चल रहे हो, आप जिस पाथ पे चल रहे हो, किस पाथ पे, नीट या जेई या बोर्ड के लिए, उस पाथ पे आप फर्स्ट टाइम चल रहे हो और मैं पिछले 19 इयर्स से चल रहा हूं। तो हमको मालूम है क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। ये अलग बात है, अभी क्या है, ये कॉर्पोरेट की सिस्टम हो गई है, फीडबैक और वगैरह कुछ, तो ये चलता रहता है कि बच्चे हमको आके बोलते हैं कि सर ऐसे पढ़ाना है। मुझे तो नहीं बोला, वरना मैं तो उसको वहां पे ही डांट देता। आप हमको बताएंगे कैसे पढ़ाना है यार, आपको कैसे मालूम। तो ये सब वहां पे चल, सर ये फास्ट है, ये स्लो है। इस स्पीड से नहीं पढ़ोगे जो रिक्वायर्ड है, ये आप नहीं एडॉप्ट करोगे तो क्या करोगे यार लाइफ में। अभी 12th वाले जितने भी सेंटर पे 12th पे ऑनलाइन चल रहे हैं ना, वो बच्चों को पूछो आप। मैं यहां से मेरा जो चैप्टर था वो मैंने खत्म कर दिया, फिर भी वो कांटेक्ट में वो आपको सच्चा गाइडलाइन वो बताएंगे। क्योंकि क्या है, आप अभी 11th में हो, आपको इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता, कर सकते हैं इजीली, क्योंकि आपको क्या है, अभी सीरियसनेस नहीं है। अभी वो क्या क्या बोलते हैं उसको, कि अभी आपको रियल में फिजिक्स क्या है वो फील ही नहीं हुआ है। केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है, मैथ्स क्या है, कैसे मुक में मार्क्स कन्वर्ट करते हैं, कैसे 600 प्लस या 200 प्लस पहुंचा जा सकता है, कैसे कैसे बढ़िया कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन रहे हैं। 80% बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर भी आ रहा है। मेरा देखिए, मेरा फोकस वो नहीं होता है, जनरली जो भी बच्चा हैंड रेज करता है ना, मैं उसको कम पूछता हूँ। मैं ज्यादा ऐसे बच्चों को पूछता हूँ कि जिसने हैंड रेज नहीं किया। ये सेंटर यहाँ पे बीच लाइन में लास्ट बच्चा, आप बताइए। तो मेरा वहां पे मेरा मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा इंटेंशन वो बच्चे को क्या, उस बच्चे को डिसहार्टन फील कराना है, उसका इंसल्ट करना है, नहीं। मेरा इंटेंशन ये है कि सब बच्चे अलर्ट होके पढ़े, कि सर किसी को भी पूछ सकते। अच्छा इंटेंशन है ना। तो ये तब ऐसे देखिए, यहाँ पे सूरत एस्पायर में देख रहा हूं, राइट रो में लास्ट 2 बच्चे, आगे जगह है मगर वो बैठेंगे पीछे लास्ट बैच पे। क्या मिलता है आपको इससे, आगे जगह हो तो आगे बैठो ना। ये सब ऐसे नहीं होगा। मैंने शायद पहली बार आपको बताया है, शायद ये 11 और पिछले 6 to 7 शायद 18 to 19 लेक्चर हुआ हमारा। दैट मीन्स 1.5 मंथ कंप्लीट होने के बाद। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जो पढ़ाना है ना, वो अच्छी तरह से ढंग से बताना, वो काम है हमारा। जो अच्छे बच्चे उसको सब मालूम होता है, क्योंकि वो पढ़ने वाले हैं। जिसको पढ़ाई नहीं करनी है, पेरेंट्स ने फोर्सफुली साइंस में धकेल दिया है, या उसने धीरे से ठीक है कुछ पढ़ते हैं चलिए साइंस करते हैं, क्यों, क्योंकि लोगों को बताना है। मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। आप एडवांस जो ए ग्रुप के बच्चे हैं, वो वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट टफेस्ट एग्जाम एट यूजी लेवल, बस कुछ चाइना का है, चाऊ चाऊ करके, मुझे नहीं, माओ काऊ के ऐसा कुछ है, मुझे नाम नहीं याद है। सेकंड टफेस्ट एग्जाम पे आप अपियर कर रहे हो। आप किसी आपके फॉरेन में अगर हो ना, किसी आपके रिलेटिव, उसको बताना, वहां पे जाके अगर आप बताओगे ना मेरा एडवांस में या जेई मेन में ऑल इंडिया रैंक 33,450 होगा, तब भी वहां पे आपकी बहुत वैल्यू। वो देखते हैं एडवांस 15 lakhs बच्चे उसमें अपियर हो रहे हैं, और 15 lakhs में 33,000 बहुत बड़ी बात है। तो वो सीरियसनेस तो चाहिए ना। अगर वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जाम ऐसे ही सब रिलैक्स रह के चिल करके सब दे सकते हैं और क्रैक कर सकते हो, तब तो क्या होगा।
मान लो आपको नहीं देनी है, आपको नहीं, सेम बी ग्रुप के लिए नीट भी वही लेवल पे नहीं देनी है, तब भी आपको लाइफ में कुछ तो करना पड़ेगा ना। लाइफ में मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, मेहनत करना तो सीखना पड़ेगा ना। यार हमारे फादर के पास बहुत बड़ी जमीन है, हमारा फादर का बिजनेस बहुत बड़ा है, ठीक है, वो करते रहो। फिर बाद में एट द एज ऑफ 35-40 कुछ भी डिसीजन लेना हो, आपको अगर फॉरेन ट्रिप करनी है, आपके फादर से जाके पूछना पड़ेगा, क्योंकि आपकी औकात क्या है, आपने क्या अपने दम पे कुछ किया ही है। आप जो भी हो अपने फादर की वजह से हो, फादर का बिजनेस चला रहे हो। उस टाइम पे आपकी सेल्फ स्टीम इतनी डाउन होगी कि फिर जाके आपको मालूम होगा इससे अच्छा होता मैंने पहले पढ़ लिया हो। फिर टाइम नहीं होगा बच्चों। तो इसलिए अभी सीरियस हो, इतना सीरियस नहीं कि लाइफ में हम हंसी मजाक भूल जाए, मगर जब लेक्चर हो तब हमको केयरफुली वो सुनना है, सब कुछ छोटी से छोटी बात लिखनी है, घर पे जाके होमवर्क टाइम टू टाइम करना है, होमवर्क ऑनेस्टी के साथ करना है, टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है, मॉक अच्छी तरह से देना है, तब जाके रिजल्ट बनेगा, तब जाके आपका फ्यूचर बनेगा। क्योंकि अगेन रिजल्ट जो भी हो, 11th 12th 2 साल आपको मेहनत कैसे करनी है ना, वो सीखना है। अगर मेहनत अच्छी तरह से सीख लिया तो लाइफ में आगे जाके कुछ ना कुछ तो आप कर ही लोगे। अच्छा, क्योंकि जो आदमी मेहनत करता है ना बच्चों, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरा पर्सनल फीलिंग भी है, मैंने फील किया है कि जो भी ऑनेस्टी के साथ मेहनत करता है ना, उसकी सक्सेस डिले हो सकती है बच्चों, कैंसल नहीं हो सकती। वो डिले हो सकती है, वो लाइफ में डिले, दैट मीन्स के 35 45 50 के बाद वो सक्सेसफुल हो, मगर होगा सही। कि सक्सेस को कोई टाल नहीं सकता, ऑनेस्टी के साथ मेहनत कर। तो ये नहीं चलेगा। अब मैं किसी की बैच में सुरेंद्र नगर अगर फर्स्ट बच्चा है, उसको मैं पूछूंगा मैंने लास्ट में क्या बताया, आपको वही बताना है, और कुछ नहीं बताना है। क्योंकि वो अगर आप सही बताते चले गए तो कॉन्सेप्ट अपने आप बिल्ड। क्योंकि आज के लाइफ में सबसे बढ़िया प्रॉब्लम क्या है कि सबको किसी को सुनना ही नहीं है, सब अपने वर्ल्ड में है, वो रियल की दुनिया। हर एक मिनट में नया कंटेंट, हर एक मिनट में नया कंटेंट। हमको यहाँ पे किसी भी कॉन्सेप्ट को फिल कराने के लिए भी टाइम लगता है, वो है ही नहीं। तो यहाँ पे रिलीज अगर लिखा हो तो V0 इज इक्वल टू 0 डायरेक्ट नहीं लिखना है, देखना है कि रिलीज कराने वाला रैश पे है, तब ठीक है। ओके, V0 0। अब कौन सा फॉर्मूला, कोई भी ले लो, चलो मेरे को टाइम निकालना है। फर्स्ट 2 इक्वेशन में बच्चों टाइम है, चलिए अच्छा बात है, मगर यहां पे V फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है हमारे पास तो सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी है, और टाइम निकालना है। सेकंड में सर डिस्प्लेसमेंट है, यस, ये बॉल जब यहां से ग्राउंड तक पहुंचेगी, जितनी देर वो एयर में रहेगी उस टाइम को हम बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट दैट मीन्स जब यहां पे थी और वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक किया तब तक वो एयर में थी और उसका डिस्प्लेसमेंट h हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास h, नो प्रॉब्लम। सेकंड फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, E इज इक्वल टू V0t प्लस हाफ AT स्क्वायर। फर्स्ट फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, मगर उसमें V आपको लास्ट में ऐसे ही छोड़ना है, मैं फिर बताऊंगा। अब यहां पे जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके साथ साइन कन्वेंशन यूज कर। चलिए पहले मैं ये कलर के साथ डील कर रहा हूं कि जहां से आपने छोड़ा वहीं से बच्चों, जहां से रिलीज किया वहीं से लेट्स एज्यूम डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड प्लस। सर ये क्यों, अपवर्ड पॉजिटिव आई, सो पॉजिटिव आई को मैं प्लस बोल रहा हूं, और डाउनवर्ड बच्चों नेगेटिव आई होगी तो नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। ठीक है, किसके लिए सर हमको एप्लीकेबल करना है, वो सब क्वांटिटी जो वेक्टर है। डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यस सर वेक्टर है, तो ये साइन कन्वेंशन। अगेन
देखिए डिस्प्लेसमेंट h, ये h डिस्प्लेसमेंट जहां से रिलीज किया वहां से डाउन साइड है या अप साइड? डाउन साइड है, तो ये डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड क्या हमको यूज करना है? माइनस। तो h नहीं लिखना है बच्चों, माइनस h लिखना। क्यों सर? क्योंकि मैंने बताया जहां से मैंने किया वहां से अपवर्ड सभी फिजिकल क्वांटिटी को जो वेक्टर है उसको मैं प्लस बोलूंगा, डाउनवर्ड है उसको माइनस बोलूंगा। वेक्टर t इज इक्वल टू v0, ये तो बच्चों जीरो है, प्लस हाफ। ए की जगह जी लिखना है क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। जी कहां पे है बच्चों? जी ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो कांस्टेंट ही रहेगा 9.8, तो जी डाउनवर्ड। डाउनवर्ड हमको साइन कन्वेंशन के साथ लिखना माइनस जी इनटू, देखिए तो यहाँ पे ये टी नहीं बोलूंगा मैं, इसको टी एफ टाइम ऑफ फ्लाइट, वो कितनी देर हवा में था, एयर में था, उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। यहाँ से अगर बच्चों आप टी एफ को सब्जेक्ट करोगे तो माइनस माइनस प्लस यहाँ से आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 2h/g, एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h/g। फिर से मैं एक स्टेप और लिख रहा हूं, सो माइनस h इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी एफ स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और टी एफ टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर आप सब्जेक्ट करोगे 2h/, ये अगर डायरेक्ट याद रहे नो प्रॉब्लम, बेसिक से निकालना आपको मालूम ही है। ये कब मैंने पढ़ाया? जब हमने साइन कन्वेंशन में अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस बोला और डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस बोला। अगर सर हमको ये नहीं करना है, हमको यहाँ पे ये यूज नहीं करना, हमको साइन कन्वेंशन में अपवर्ड को माइनस बोलना है और डाउनवर्ड को प्लस बोलना है, ये भी हो सकता है। यस सर, ये भी हो सकता है। यहाँ पे यही आंसर आएगा, आना ही चाहिए ना, क्यों? चलिए तो मैं यहाँ पे इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, v0 तो बच्चों तब भी जीरो था, अब भी जीरो है, ये फॉर्मूला डी की जगह बच्चों ये फॉर्मूला फिर से मैं लिख रहा हूँ, d इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ टी स्क्वायर। डी की जगह बच्चों डिस्प्लेसमेंट, जहां से आपने रिलीज किया वहां से डिस्प्लेसमेंट h था, h कहां पे था? डाउनवर्ड। अब मैंने डाउनवर्ड को क्या बताया है? पॉजिटिव। सर ऐसा क्यों? मैं बताऊंगा, मगर दोनों से आंसर सेम आने वाला है। तो डी की जगह मैंने प्लस बोला है डाउनवर्ड को, यहाँ पे बच्चों प्लस h, v0 जीरो है, प्लस हाफ ए की जगह जी ऑलवेज डाउनवर्ड ही होगा, चाहे कुछ भी कर लो आप, और डाउनवर्ड मैंने प्लस बताया है, तो यहाँ पे बच्चों प्लस जी इनटू टी, यहाँ पे h इज इक्वल टू होगा h इज इक्वल टू हाफ जी टी नहीं बच्चों टी एफ टाइम ऑफ फ्लाइट, और यहाँ से टी एफ को सब्जेक्ट करोगे वही आंसर मिलेगा अंडर रूट 2h/, फिनिश, सेम आंसर। सर हमको क्या करना है वो बताओ? आपको ऑलवेज डाउनवर्ड नेगेटिव बोलना है, अपवर्ड पॉजिटिव बोलना। फिर भी जो अच्छा बच्चा है, जिसको सब ढंग से सीखना है, वो क्या करेगा? मैं जो भी क्वेश्चन, मैं डाउनवर्ड को नेगेटिव बोलूंगा, अपवर्ड को पॉजिटिव बोलूंगा। आप होमवर्क के टाइम डाउनवर्ड को पॉजिटिव बोलो, अपवर्ड को नेगेटिव बोलो, आपके आंसर मैच होने चाहिए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छी। सॉरी अगर दोनों से आंसर है तो आपने क्यों दोनों बताया? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है, गिवन होता है, डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेना है, अपवर्ड को नेगेटिव लेना है, सब बताया जा सकता है। आपको दोनों चीज आनी चाहिए कि कुछ नहीं करना है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके साथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। सेकंड क्या बताना है? वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट स्ट्राइक्स विथ ग्राउंड, जब वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करे तब उसकी वेलोसिटी। सर इसके लिए कौन सा फॉर्मूला? आप बहुत सारे फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जैसे v इज इक्वल टू v0 प्लस एटी भी चलेगा, t इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ, ये सब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही है ना, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल। आप कौन सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मैं ये थर्ड वाला भी यूज कर रहा हूं। यहां पे बच्चों इनिशियल वेलोसिटी, ये भी बच्चों यहां पे भी मैं कौन सी साइन कन्वेंशन यूज कर रहा हूं? देखिए फिर से वही कि मैं अपवर्ड को प्लस बोलूंगा, डाउनवर्ड को माइनस बोलूंगा। चलिए लास्ट इक्वेशन में v, ये फाइनल मेरे को फाइंड करनी है, v स्क्वायर। इनिशियल बच्चों जीरो है, नो प्रॉब्लम, इज इक्वल टू 2a। ए नहीं बच्चों, ए की जगह g, मगर g डाउनवर्ड है, और मैंने डाउनवर्ड को देखिए
मैंने डाउनवर्ड को माइनस बोला है, माइनस लिया है, एक ही जगह माइनस जी इंटू डी, डी डिस्प्लेसमेंट। बच्चों यहां से डिस्प्लेसमेंट एच जो हुआ वो डाउनवर्ड हुआ, और डाउनवर्ड को हम माइनस बोलते हैं, तो माइनस एच। दैट मीन्स यहां से v इज इक्वल अंडर रूट, ये बच्चों v स्क्वायर माइनस 0 तो v स्क्वायर ही होगा, माइनस माइनस प्लस, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2g है, दैट्स इट। v इज इक्वल टू अंडर रूट 2। ये अगर दोनों आप याद रखो तो अच्छी बात है, याद ना रहे तो ये बेसिक से करना है ना हमको। मेरे को तो क्या है कि ये सब क्वेश्चन है मैं वो 500 टाइम्स पढ़ा चुका हूं, तो मेरे को तो क्वेश्चन कराते कराते याद रह गया है, वरना मैं कुछ फॉर्मूला याद रखने में, बिलीव करने के लिए मैं रेडी नहीं हूं। मैं सब कुछ ऐसे डिराइव करता हूं, ये फॉर्मूला हमको मालूम है, क्या दिक्कत है, साइन कन्वेंशन यूज कीजिए और हमको जो भी फाइंड करना है वो निकालिए। यहाँ पे और एक बात और साइन कन्वेंशन अगेन, फिर से मैं व्हाइट पेन यूज कर रहा हूं, वो भी डाउनवर्ड को प्लस बोलूंगा, अपवर्ड को माइनस बोलूंगा, एन इश्यू। v0 इज इक्वल टू 0 बोलना है आपको, ओके सर, v0 इज इक्वल टू 0। फिर सो v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे मैं बताता हूं अपवर्ड बच्चों हमारा माइनस है, डाउनवर्ड प्लस है, तो 2a, a की जगह g डाउनवर्ड ही होगा, कांस्टेंट ही होगा, तो प्लस g। डिस्प्लेसमेंट बच्चों, डिस्प्लेसमेंट b यहाँ पे डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड को मैंने प्लस बताया है, तो d की जगह आपको प्लस h लिखना है, प्लस h, d इज अंडर रूट ऑफ 2g, दैट्स इट। वही आंसर, वही सब बात है। यहाँ पे अगर आपको ऐसा बताया कि फाइनल वेलोसिटी v है, तो आप यहाँ पे t इज इक्वल टू v बाई जी भी बोल सकते हो, जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में वही पढ़ाना। यहां तक सबको क्लियर, पक्का? साइन कन्वेंशन में कोई डाउट? एसयूवी सूरत, ओके। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे हमने टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड किया, अब देखते हैं, चलिए एग्जाम्पल नंबर, इसमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसे ग्राउंड है, वहां पे मैंने टावर से बॉल को थ्रो किया था। अब हम यहाँ पे ऐसे कोई ग्राउंड है बच्चों, ये ग्राउंड है, ठीक है, ओके। और ग्राउंड पे कोई ऐसा पर्सन है, उसके हैंड में कुछ ऑब्जेक्ट है, बॉल भी हो सकता है, उसने उसको इनिशियली v0 वेलोसिटी इंपार्ट की, तो वो बॉल अपवर्ड गया, वो अपवर्ड चला गया गया गया, ओके। पिछले क्वेश्चन में मैं एक बात बताना चाहता हूं, देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, g डाउनवर्ड था, और बॉल के पास वेलोसिटी b डाउनवर्ड, v एंड g बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो वेलोसिटी बढ़ेगी। देखिए v एंड a, सर अरे a बोलो g बोलो दोनों एक ही बात है, v एंड a इन ऑपोजिट थी तो वेलोसिटी घटी थी, v एंड a इन सेम डायरेक्शन थी तो वेलोसिटी, तो यहीं पे यहाँ पे यही हुआ ना बच्चों, वेलोसिटी 0 थी, फिर वेलोसिटी भी डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड, तो वेलोसिटी बढ़ी 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 बढ़ी, और यहाँ पे 2gh अंडर रूट 2gh हो गई, ठीक है सर, ओके। यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी मैंने इनिशियली अपवर्ड इंपार्ट किया है, अपवर्ड, जी तो बच्चों डाउनवर्ड ही होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो बॉल अपवर्ड पहले यहाँ पे ऐसे उसने ट्रैवल किया, ऐसे बॉल को अपवर्ड थ्रो किया, अपवर्ड, यहाँ पे ये जो मैं बता रहा हूं ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है v0, ये मैंने लिखी इनिशियल है। देखिए यहाँ पे भी आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे वेलोसिटी मैंने अपवर्ड है, वेलोसिटी अपवर्ड एंड g डाउनवर्ड, इफ बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो वेलोसिटी कम होगी। अगर ये कुछ समझ में ना आए तो ये तो प्रैक्टिकल है कि ये मैं पेन को अपवर्ड थ्रो करूंगा तो पेन जब अपवर्ड चलेगी तो उसकी वेलोसिटी कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी, फिर वो रुकेगी और फिर वो डाउनवर्ड आएगी। अगर उसकी वेलोसिटी अपवर्ड है और वो कम ना हो तो फिर वो वापस आ ही नहीं सकती ना,
वेलोसिटी v0 इंपार्ट की तो फिर कम हुई कम हुई। वो कम क्यों हुई? क्योंकि वेलोसिटी अपवर्ड है मगर उसको खींचा जा रहा है डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स तो डाउनवर्ड है, तो उसको खींचा जा रहा है डाउनवर्ड, उसको रोका जा रहा है, तो रोकने के लिए उसकी वेलोसिटी कम हुई वापस में। फिर यहां पे जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी, फिर वो वहां से मुड़ा मुड़ा, दैट मीन्स वो वही पाथ पे वापस आया, मगर मैं यहाँ पे ऐसे शो कर रहा हूँ कि फिर वो ऐसे यहाँ से वापस आया, यहाँ से वापस आया। वो एक ही पाथ पे वापस आया होता है बच्चों, मैं तो सिर्फ यहाँ पे आपको अच्छी फिगर ड्रॉ कराने के लिए ऐसा बता रहा हूँ। ऐसा नहीं उसने कोई पाथ चेंज कर, यहाँ से ऐसे थ्रो किया, उसकी वेलोसिटी कम हुई कम हुई कम हुई, जीरो। अब देखना बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, वेलोसिटी v0 एंड g both are in opposite direction, acceleration and velocity in opposite direction, तो वेलोसिटी क्या होगी? कम, तो कम हुई, यस, घटी 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 घटी, जीरो। फिर क्या होगा बच्चों? यहां से वापस आने के टाइम, वापस आने के टाइम अब वेलोसिटी भी डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड, तो वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, और यहां जब आएगा वापस वही पोजीशन पे आएगा, तब उसके पास वेलोसिटी वही होगी जो पहले थी, दैट मीन्स ये v0 थी। दैट मीन्स आप सुनना मेरी बात, कि अगर ये बॉय ने बॉल को या ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकंड से, यहाँ पे लिखना नहीं है, ये 20 मीटर पर सेकंड से अपर थ्रो किया तो 20 से कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई, जीरो। फिर वो बढ़ के इंक्रीज हुई बढ़ी बढ़ी बढ़ी, 0 5 10 15, और यहां पे आके वो 20 होगी, क्योंकि जब वो अपर ट्रेवल कर रही थी तब उसकी वेलोसिटी जो कम कर रहा था, कौन कम कर रहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट मींस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उसकी वैल्यू क्या है? 9.8। जो भी फैक्टर, दैट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो भी फैक्टर ये बॉल की वेलोसिटी को कम कर रहा था, वही फैक्टर अब वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, वही अब बढ़ा रहा है। तो यहां से यहां तक जब जब वेलोसिटी जिस रेट से वेलोसिटी कम हुई, उस रेट से ही वेलोसिटी बढ़ेगी। जब आपने थ्रो किया था तब 20 थी, जब वो बॉल वहां पे ही वापस आया तब भी 20 है, सिर्फ उतना चेंज हुआ है कि पहले 20 अपवर्ड थी, अब 20 डाउनवर्ड है, क्योंकि वो वेलोसिटी को घटाने वाला और बढ़ाने वाला जो फैक्टर था, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो कांस्टेंट था, वो 9.8 कांस्टेंट। दैट मीन्स सारे पाथ पे अगर हम देखते हैं तो यहां पे v0 थी, फिर वेलोसिटी कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई, जीरो। ये सारा टाइम g तो मेरा कांस्टेंट ही था, 9.8। यस, वेलोसिटी घटी, वेलोसिटी डिक्रीज हुई, ये तो कांस्टेंट ही था। इवन यहां पे जब बॉल रुका कुछ टाइम इंस्टेंट के लिए रुका, तब वेलोसिटी जीरो थी, स्टिल जी तो कांस्टेंट ही है। सारे पाथ पे जी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज होगी, जी चेंज नहीं होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है। यहां से वेलोसिटी घटी 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 9.8, वेलोसिटी बढ़ी 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 तब भी जी 9.8, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। जी में वो कांस्टेंट है, वो यूनिफॉर्म है। तो चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड फर्स्ट मैक्सिमम हाइट, तो हाइट तक हो गया, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ऑब्जेक्ट, maximum height attained by object, first. Second, time of ascendant, the time of ascent, complete name, time of ascent, ऊपर जाने का टाइम। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर फोर्थ फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट when it
स्ट्राइक्स विथ ग्राउंड। आपको मालूम ही है कि V0 से थ्रो किया तो V0 से वापस। सर ये ग्राउंड, अरे इतनी हाइट पे नेग्लेक्ट करते हैं, बट जो पर्सन था वहां पे ग्राउंड, दैट मीन्स उसके हैंड में ही। देन लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिख दो। क्वेश्चन नंबर 5 चलिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। फाइंड, फाइंड तो पहले ही है, वेलोसिटी ऑफ बॉल या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट reaches at half of maximum height, half of maximum height। ये सब क्वेश्चन थियरी है, मैं इसको खाली क्वेश्चन के फॉर्म में ओनली कन्वर्ट कर रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट रीचेस एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट जो भी है उसके हाफ पे वो पहुंच, दैट मीन्स यहीं पे गई। ठीक है, चलो अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें। फर्स्ट यहां पे बच्चों हम अब एक ही साइन कन्वेंशन से आगे बढ़ेंगे, दैट अपवर्ड प्लस होगा और डाउनवर्ड माइनस होगा। ये सारा क्वेश्चन होमवर्क में आप अपोजिट लेके कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस बोला। जी ऑलवेज डाउनवर्ड होगा तो ये जी माइनस ही लेना है आपको, जी माइनस ही लेना, क्योंकि वो ऑलवेज डाउनवर्ड ही होगा। पहले मैक्सिमम हाइट हमको निकालना है, मैक्सिमम हाइट सब फॉर्मूला से आप को कर सकते हो। मैं अभी ये यूज कर रहा हूं v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। इसमें साइन कन्वेंशन किसके लिए अप्लाई करना है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए। फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई बच्चों, v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए की जगह जी नहीं लिखना है, माइनस जी लिखना है, क्योंकि डाउनवर्ड, जी डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड मैंने माइनस यूज किया है, माइनस जी। टी की जगह मैक्सिमम हाइट बच्चों, मैक्सिमम हाइट कहां पे होगी, ये आपकी मैक्सिमम हाइट होगी, फिर से यहीं पे ये आपकी मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट। यहां पे मैं लिखूंगा डी की जगह एच मैक्स। सर ये आपने प्लस लिखिया माइनस, देखिए तो एच मैक्स कहां पे है, जहां से आपने थ्रो किया वहीं से अपवर्ड देखना है, तो वहीं से अपवर्ड बच्चों पॉजिटिव है, जहां से थ्रो किया वहीं से डाउनवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, तो अपवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड है, जी डाउनवर्ड है तो नेगेटिव यूज किया। यहाँ पे चलिए सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2g एच मैक्स, माइनस माइनस कट बच्चों, तो यहाँ से आपके पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मिल गया, दैट इज v0 स्क्वायर अपॉन। सर ये याद रखना कंपलसरी है, अपने आप रह जाएगा, इतने सारे आप क्वेश्चन करोगे, मगर रहे तो अच्छा है, स्पीड हो सकती है आपकी। टाइम ऑफ फ्लाइट का निकाला था मैं, नेक्स्ट लेक्चर में वो सब आपको Q&A सेशन में पूछने वाला हूं कि ये फॉर्मूला क्या था। एच मैक्स इज इक्वल टू v0 स्क्वायर अपॉन 2g, ये फर्स्ट, ओके हो गया, ठीक है। सेकंड, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट दैट मीन्स ऊपर जाने का टाइम, तो टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ, सर क्या हमको फाइंड करना है, कौन सा इक्वेशन, टाइम ऊपर जाने के लिए, तो मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा, v इज इक्वल टू v0 प्लस 80। आप d इज इक्वल टू v0 t प्लस हाफ 80 स्क्वायर से भी निकाल सकते हो, मैं अभी ये यूज कर रहा हूं। v इज इक्वल टू बच्चों v0 प्लस 80, v फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चों, इनिशियल आपके पास है v0। सर v0 ये वेक्टर क्वांटिटी है, सही बात है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी, मगर v0 कहां पे था, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है v0 कहां पे है, अपवर्ड, अपवर्ड मैंने अपवर्ड को प्लस बोला है ना, तो v0 की जगह मैं प्लस लिखूंगा डेफिनेटली, प्लस, ठीक है। ए बच्चों ए की जगह जी कहां पे डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है तो मेरे को उसमें माइनस जी लिखना है, तो ए की जगह मैं लिखूंगा माइनस टी के लिए साइन कन्वेंशन करना है, फिर मैं यहाँ पे टी ए बोल रहा हूँ। टाइम ऑफ एसेंडेंट, अगर आप टाइम ऑफ एसेंट फाइंड करोगे तो v0 बाई जी मिलेगा आपको,
टाइम ऑफ एसेंट। फिर चलिए नेक्स्ट, थर्ड वाला पार्ट क्या बताना है थर्ड में? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट दैट मीन्स कहां बच्चा, कि जिस टाइम तक वो एयर में रहा, हवा में रहा, उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, TF। तो यहां पे मैं डायरेक्ट बताता हूं, क्योंकि वेलोसिटी को डिक्रीज करने वाला, वेलोसिटी को इंक्रीज करने वाला जो फैक्टर है वो कांस्टेंट है बच्चों, दैट इज जी। तो जितने टाइम में उसने मैक्सिमम हाइट को अटेन किया, जो भी एसेंड टाइम है वही डिसेंड है। तो एसेंड टाइम प्लस डिसेंड, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू TA, ये टाइम ऑफ एसेंड, ये टाइम, और ये कितना है बच्चों, V0/G। तो टाइम ऑफ डिसेंड भी कितना होगा, V0/G। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 2V0। सर सही में, यस, मैं प्रूव भी करूंगा। मगर जितनी देर में वो अपवर्ड गया, जितनी देर में उसने h मैक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया, उतनी देर में वो वापस आएगी, क्योंकि स्पीड को, दैट मींस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करने का जो फैक्टर है वो सेम ही है, दैट इज जी ओनली, वो सेम ही है। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। सर इसको प्रूव करना है, चलिए मैं इसको ऐसे भी प्रूव कर सकता हूं, D इज इक्वल टू V0t प्लस हाफ AT स्क्वायर। बच्चों जब यहां पे था, वो वापस वहीं पे आया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सर क्यों जीरो डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि मैं टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ा रहा हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट दैट मींस वो यहां पे था, वो एयर में गया, फिर एयर में ही वापस आया और वहीं पे आया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट दैट मींस जितनी देर तक वो एयर में रहा, उस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते। फाइनल तो वहीं पे है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो इज इक्वल टू V0। यहाँ पे मैं लिखूंगा TF प्लस ऑफ हाफ AT स्क्वायर। चलिए अगर आपको कम करना हो स्टेप तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। चलिए साइन कन्वेंशन यूज कीजिए। V0 अपर था, यस V0 अपर था बच्चों, T नहीं TF प्लस ए की जगह आपको क्या लिखना है बच्चों, ए की जगह जी कहां पे है, डाउनवर्ड। मैंने डाउनवर्ड को कैसा बताया है, माइनस। तो ए की जगह अगर आप माइनस लिखोगे, माइनस हाफ टी नहीं बच्चों, एफ का स्क्वायर। सर अब कैसे होगा, देखो सिंप्लीफाई करो, माइनस हाफ GTF स्क्वायर को अगर आप लेफ्ट साइड कन्वर्ट करते हो तो हाफ GTF स्क्वायर इज इक्वल टू V0TF। TF कट हो जा, तो TF अगर कट हो गया है तो मेरे पास यहाँ पे एक TF जगह 2V0/G मैं लिख सकता हूँ। वही हुआ, देखिए ये इजी है, जितनी टाइम में वो ऊपर चला गया उतनी टाइम में वो डाउनवर्ड आए। क्लियर सबको ये बात, क्लियर पक्का? ओके फाइन। फिर ये इसका आंसर तो आपको मालूम ही है बच्चों, फोर्थ केस है उसका आंसर आपको मालूम ही है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट स्ट्राइक्स विथ ग्राउंड, ग्राउंड के स्टार्ट वो V0 ही होगी। ऐसा नहीं प्रूव करना होता है, ये बात है आपकी। चलिए मैं प्रूव करता हूं, ये V0 ही होगी। कौन सा आपको बताना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट स्ट्राइक्स विथ ग्राउंड। चलिए मैं यहाँ पे अभी वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तब क्या होगा, पॉइंट नंबर 4 यहीं पे पॉइंट नंबर में। तो कोई भी इक्वेशन आप यूज कर लो, मैं यहां पे यूज करूंगा बच्चों क्या, कि यहां पे जब वो कांटेक्ट हो तब मैं सिंपल फर्स्ट इक्वेशन यूज करूंगा, V इज इक्वल टू V0 प्लस AT, क्योंकि मुझे इससे अच्छी तरह से आपको समझाना है, इसलिए फाइनल मेरे को फाइन करनी है। चलिए फिर से यहाँ पे आपको मालूम होगा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या बता रहा है, पहले साइन कन्वेंशन में मैंने अपवर्ड को प्लस बोला है, डाउनवर्ड को माइनस बोला। चलिए तो मैं यहाँ पे V, वो तो फाइनल मेरे को निकालना है, V फाइनल हमको फाइंड करना है। V0 बच्चों अपवर्ड था, तो अपवर्ड प्लस V0। ए तो बच्चों डाउनवर्ड ही होगा, और डाउनवर्ड मैंने क्या बताया है, माइनस। तो ए की जगह आपको लिखना है माइनस G।
ये टाइम कितना होगा बच्चों? इसके लिए टाइम आपको मालूम है, टीएफ होगा, फाइनल टाइम होगा। फाइनल टाइम, अरे टीएफ एफ फाइनल नहीं, राइट, एफ दैट मीन फाइनल, टीएफ दैट मीन ऑफ, सॉरी, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां पे गया वो, गया वापस आया, तो मेरे को टी की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना है, टीएफ लिखना है, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो फिर क्या करने वाले, ये वी जीरो एज इट इज माइनस जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों लिखा? क्योंकि मैंने जब स्ट्राइक करे, स्ट्राइक होने से पहले उसका जो टाइम होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट ही होगा। इसका फॉर्मूला है आपके पास, यस, लिखो 2v0 बाई जी, जी जी कट बच्चों। और देखिए v इज इक्वल टू v0 माइनस 2v0, दैट मीन्स v इज इक्वल टू आपको माइनस v0 मिला। सही बात हुई ना बच्चों कि इसके पास वेलोसिटी v0 ही है, माइनस क्या शो कर रहा है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। दैट मीन्स जिस वेलोसिटी से मैंने थ्रो किया वो वापस आया तो उसकी वेलोसिटी वही हुई, क्योंकि वेलोसिटी जिस रेट से कम हुई उस रेट से बढ़ी। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता है। प्रैक्टिकली कभी क्या होगा कि एयर विंड आ जाएगी तो विंड की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, वो वेलोसिटी कम और ज्यादा हो सकती है। मगर मैंने पहले बताया कि आज जो हम सिचुएशन पढ़ रहे हैं वो थियोरेटिकल है, रियल लाइफ में प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। नो प्रॉब्लम। अब लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? लास्ट क्वेश्चन था, ये मैं यहीं पे ही सॉल्व कर रहा हूं, देखिए यहीं पे हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की वेलोसिटी हमको फाइंड करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में इतने स्पेस में हो जाएगा, डोंट वरी। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट रीचेस एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, दैट मींस ये मैक्सिमम हाइट है, तब जब उसके हाफ पे हो, दैट मींस एच मैक्स बाई 2, तब वेलोसिटी लेट्स एज्यूम अपवर्ड ही होगी। सर डाउनवर्ड भी हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, मैंने पहले अपवर्ड आपको बताया है, दैट इज वी डैश। ये भी बहुत तरीके हैं इसके भी प्रूव करने, मगर मेरे पास इनिशियल जीरो, ओके वी जीरो है, फाइनल आपके लिए बता नहीं है, एच मैक्स है। तो मैं जो फॉर्मूला यूज करता हूं वो है बच्चों स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इक्वल टू 2AD। चलिए, मैं एक स्टेप कम करने के लिए यहीं पे वैल्यू पुट करूंगा, जो हाफ मैक्सिमम हाइट पे मेरी वेलोसिटी फाइनल है वो वी डैश है। अब मेरी फाइनल वेलोसिटी वी डैश हुई, वी डैश का स्क्वायर यहां से यहां तक, ओके। इनिशियल बच्चों वी जीरो ही है, तो यहीं पे मैं लिखूंगा वी डैश का स्क्वायर माइनस वी जीरो। सर साइन कन्वेंशन स्क्वायर है बच्चों, ए की जगह माइनस जी, क्योंकि मैंने डाउनवर्ड को माइनस। डी डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? अपवर्ड, मैंने अपवर्ड को क्या बताया है? अपवर्ड को प्लस बताया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? एच मैक्स बाई 2, 2 चला गया यहां से बच्चों, वी डैश स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी। एच मैक्स की जगह अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो वी जीरो स्क्वायर अपॉन 2g, फिर से जी गायब हो गया, देखिए, तो यहाँ पे 2g, जी कैंसल आउट, तब क्या होगा? v डैश स्क्वायर माइनस वी जीरो को अगर मैं राइट साइड कन्वर्ट करूं तो वी जीरो स्क्वायर, और यहाँ पे ऑलरेडी वी जीरो स्क्वायर बाई 2 हमारे पास है ही, तो वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ वी जीरो स्क्वायर बाई 2, दैट मीन्स वी डैश इज इक्वल टू हमको मिला बच्चों, वी डैश इज इक्वल टू हमको मिला प्लस माइनस v डैश इज इक्वल टू मैं लिख पाऊंगा प्लस माइनस ऑफ v जीरो बाई रूट 2। सर ये कैसे? v जीरो स्क्वायर का रूट होगा v जीरो और 2 का रूट 2। सर प्लस माइनस, यस आप पढ़ चुके हो कि हम जब स्क्वायर राइट साइड में रूट में कन्वर्ट होता है तो प्लस माइनस, दैट मीन्स जब ये बॉल अपवर्ड होगा मैक्सिमम हाइट के हाफ पे, वो अपवर्ड होगा, तब उसके पास वेलोसिटी होगी प्लस वी जीरो बाई रूट 2। इस टाइम उसकी वेलोसिटी होगी प्लस वी जीरो बाई रूट 2, और जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के वापस मुड़ेगा तब उस पॉइंट पे, जब दैट मीन्स मैक्सिमम हाइट का हाफ है, उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी होगी माइनस ऑफ वी जीरो बाई रूट 2। सेम ही थी,
जब वो अपर ट्रैवल कर रहा था और वो डाउनवर्ड ट्रैवल कर रहा था, हर एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि जिस रेट से वो डिक्रीज हो रही उस रेट से ही वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि उसको डिक्रीज और इंक्रीज करने वाला जो फैक्टर है इस जी कांस्टेंट है। क्लियर सबको? पक्का? ओके, चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम मॉड्यूल के कुछ इजी क्वेश्चन कर रहे हैं। ये तो थियरी हमने पढ़ी बच्चों, ये बता, ये होमवर्क में आपसे हो जाएगा, ये भी होमवर्क। चलिए अब देखिए, अ बॉल इज थ्रोन इन वर्टिकली अपर डायरेक्शन। देखिए यहां पे लिखा है नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, acceleration of the ball in air will be 0, no, continuously increases, no, remain constant, g की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, that is 9.8। तो मालूम है बच्चों, यहाँ पे c कांस्टेंट। फिर a ball is thrown vertically upward, क्या बता रहा है यहाँ पे, a ball is thrown upward, मैंने दोनों केस पढ़ाया, जब रिलीज करना हो तब क्या है और जब अपवर्ड वर्टिकली थ्रो करो तब क्या है। Ball is thrown in vertically upward direction, neglecting the air resistance. Velocity of ball in air will be velocity of ball. तो पहले वो कम होगी, फिर वापस आने के टाइम वो बढ़ेगी, मगर यहाँ पे वापस आने के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। वरना वेलोसिटी बेसिकली तो क्या है, पहले कम होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, फिर जीरो, फिर इंक्रीज होगी, इंक्रीज मैक्सिमम, दैट मीन्स जो होगी वही। तो यहाँ पे क्या है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्ट, नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, वेलोसिटी ऑफ बॉल इन एयर विल बी 0, नो, कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, यस, वापस आने के टाइम वो बढ़ेगी भी। तो यहाँ पे भी अ बॉल इज थ्रोन इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब क्या बताया गया है कि बॉल कहां पे ट्रैवल कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बच्चों। द एयर रेजिस्टेंस, neglecting the air resistance, velocity of ball in air continuously increasing, डाउनवर्ड के टाइम रहेगी, अपवर्ड के टाइम डिक्रीज रहेगी। फिर a ball is thrown vertically upward direction, if it's catch after returning time, then velocity of ball during the motion, that means यहाँ पे किसी बच्चे ने बॉल को अपवर्ड थ्रो किया, वो अपवर्ड गई, गया 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 गया, फिर वापस आया अपने हाथ में, तब क्या हुआ, तो पहले उसकी वेलोसिटी क्या हुई होगी, डिक्रीज, then increase. So decrease is when ball is going up and will increase is when it is coming down. So Delhi. A ball is thrown vertically upward direction. Okay. Ball is thrown vertically upward direction. Acceleration of an object at maximum height. मैंने बताया था मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो सकती है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है, तो रिमेन कांस्टेंट, 9.8। A ball is thrown vertically upward, neglecting the air resistance. Acceleration of ball in air will be 9.8. तो मालूम है कांस्टेंट ही होगा। ये क्या बताया है, a stone released with 0 velocity, okay, from the top of a tower. ऐसा कोई टावर है यहाँ पे और बॉल को रिलीज किया 0 वेलोसिटी से, 300, reaches the ground in 4 seconds. तो 4 सेकंड पे, यस, क्वेश्चन नंबर 5 में कांस्टेंट कैसे है? क्वेश्चन नंबर 5 जो टॉपिक का है वो या जो मैंने पढ़ा है वो, इसके पहले जो आपने पढ़ा ये इससे भी एक और ये हाँ सर, यस। तो अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, बॉल को भूल जाओ बेन, ये पेन को मैंने ऐसे अपवर्ड थ्रो किया है। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे मैंने अपवर्ड थ्रो किया है, तो वेलोसिटी कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, 0, मगर एक्सेलरेशन तो बेन डाउनवर्ड ही होगा ना,
that is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, so it remain constant. एक्सेलरेशन नहीं बदलने वाला ना, वेलोसिटी चेंज होने वाली, वेलोसिटी कम होगी। आप ही देखो ना, प्रैक्टिकल करके देखो, ठीक है, वेलोसिटी कम हुई, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है सर? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है। सर gm1m2 अपॉन r स्क्वायर, सर ग्रेविटेशनल gm बाय स्क्वायर, डिस्टेंस चेंज होगा, वो नेग्लिजिबल है, ठीक है, क्लियर सबको? नेक्स्ट, ये हम सॉल्व कर रहे थे। अ स्टोन इज रिलीज विद जीरो वेलोसिटी, सो v00 फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, रीचेस द ग्राउंड इन 4 सेकंड, वो 4 सेकंड पे यहाँ पे पहुंच रहा है, 4 सेकंड। द हाइट ऑफ द टावर इज, ओके, मेरे को ये h फाइंड करनी है, नो प्रॉब्लम। ये आपको अगर फॉर्मूला आपको मालूम है तब भी नो प्रॉब्लम, बेसिक्स मेरे को नहीं पता, मैं बेसिक्स से करने वाला। चलिए यहीं से बच्चों, डाउनवर्ड को माइनस बोलते, अपवर्ड को प्लस बोलते, ये डाउनवर्ड होगा। टाइम और h को रिलेट करता हुआ कोई फॉर्मूला है? मेरे को मालूम है t इज इक्वल टू √2h/g, मैं फिर भी बेसिक से करूँ तो मेरे पास h मेरे को फाइंड करना है, t है तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे ना, t इज इक्वल v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। चलिए t की जगह बच्चों h क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना है h, डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड को मेरे को माइनस h लिखना, v0 प्लस हाफ, g ऑलवेज इन डाउनवर्ड, और देखिए g की वैल्यू आपको बताई गई है 10, मगर डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड को मेरे को माइनस लिखना, माइनस g इंटू टाइम तो स्केलर है बच्चों, तो h इज इक्वल टू हाफ, g की जगह 10, t कितना बच्चों 4 सेकंड, 4 का स्क्वायर 16, 8 2 जा 16, 8 इंटू 10 बच्चों 80। आपको क्या करना है, इतना कुछ नहीं करना है, तो ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया ही है, यहाँ पे t रखो, t रखो, h निकाल। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट, अब डायरेक्ट कर सकते हो, सबको क्लियर? हिम्मतनगर, फिर नीट 1995 का, a body is thrown vertically upward from the ground, ground से upward throw किया, it reaches maximum height in 5 seconds, क्या बात है, after what time it will reach the ground from its maximum height position, 5 seconds। सर कैसे, ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, बॉडी is thrown vertically upward from the ground, ground से मैंने upward throw किया, it reaches maximum height, ये maximum height उसने अचीव किया, ये maximum height, कितना टाइम हुआ उसके लिए, उसने 5 सेकंड टाइम लिया। आफ्टर व्हाट टाइम इट विल रीचेस द ग्राउंड फ्रॉम द मैक्सिमम पोजीशन, अगेन फिर वहां पे मैंने बताया ना, जितना टाइम ऑफ एसेंड है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंड है, एसेंड तो 5 सेकंड में अपवर्ड, 5 सेकंड में डाउनवर्ड, सिंपल बी, कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना है हमको, डायरेक्ट बताना है। ये सबको क्लियर ना, मैंने सब पढ़ा दिया है, ये आपको होमवर्क में भी मैं दे सकता हूं, फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूं। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, a boy standing at the top of a tower of 20 meter height drops a stone, वो वहां पे खड़ा था और उसने 20 मीटर हाइट से स्टोन को ड्रॉप किया, एज्यूमिंग g इज इक्वल टू 10, देखिए ये गिवन ही होगा, द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड नीट 2011, दैट मीन्स हमारा फर्स्ट एग्जांपल का सेकंड केस, यहाँ पे ये टावर है जिसकी हाइट 20 मीटर है, और यहाँ पे कोई एक बॉय है, वो स्टोन को रिलीज कर रहा है, जब वो स्टोन ग्राउंड के साथ स्ट्राइक हो, द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, ये v, और v का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, √2gh। सर नहीं पता चला, बेसिक से करो, चलिए बेसिक से, यहाँ से अपवर्ड को आप प्लस बोलते हो, डाउनवर्ड को माइनस,
मेरे पास h है और वेलोसिटी निकालनी है, टाइम के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो आप लास्ट इक्वेशन यूज कीजिए, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। चलिए फाइनल वेलोसिटी तो निकालनी है। इनिशियल क्या है, रिलीज किया है, स्टेशनरी हो गए 0। एक ही जगह सर जी ऑलवेज डाउनवर्ड ही होगा, जी अपवर्ड नहीं हो सकता, जी डाउनवर्ड ही होगा, और डाउनवर्ड को मैंने को क्या बताया, माइनस डी बच्चों, डी डिस्प्लेसमेंट, डाउनवर्ड कितना हुआ, -20 गिवन है, माइनस स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस √2gh, 2 g की जगह 10, h की जगह 20, 20 इंटू 2 40 इंटू 10 400, 400 का √20। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व ऐसे करते हैं, मैंने ये सब पढ़ाया है आपको, फिर भी मैं ऐसे बता रहा हूं कि बेसिक से ऐसे होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला इज इक्वल टू, फिर ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम अ क्लिफ दैट मीन्स कोई माउंटेन होता है, तो यहां से एन ऑब्जेक्ट इज allowed to fall freely from a cliff when it travels a distance h, its velocity is v, okay, hence in traveling further distance of blank its velocity will become 2v, that means यहाँ पे कोई ऐसा कोई पर्सन होगा, उसने स्टोन को फ्री फॉल करा है, इज अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम क्लिफ, दैट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसकी स्टोन की, ये जो स्टोन है बच्चों, यहाँ पे स्टोन है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फिर वो यहाँ पे डाउनवर्ड आएगा जी लाएगा उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर क्या होगा, यहाँ पे बताया गया है व्हेन इट ट्रैवल्स डिस्टेंस h इट्स वेलोसिटी इज v, दैट मीन्स जब उसने h डिस्टेंस ट्रैवल किया उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी v थी, hence in traveling further distance of its velocity became 2v, that means वो मुझे डिस्टेंस निकालना है कि जो डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी 2v हो गई, इंक्रीज हो गई, मेरे को वो डिस्टेंस h डैश मालूम करना, ये तो बताया गया है कि h डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वेलोसिटी, सर ये इंक्रीज होती है, यस मैंने बताया ना कि इंक्रीज होती है डाउनवर्ड, जी डाउनवर्ड है, जी एंड वी एक्सेलरेशन वेलोसिटी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, वेलोसिटी बढ़ेगी, यस बढ़ेगी डेप्थ, तो यहाँ पे मेरे को h डैश बताना है। अब आपको बेसिक मालूम होगा, आपको कॉन्सेप्ट ये पता होगा कि बेसिक से कैसे करना है, हो जाएगा। ये h डैश डिस्टेंस के लिए देखिए बच्चों, ये 2v मेरा फाइनल हुआ, v इनिशियल हुआ, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं बेसिक से बता रहा हूं बच्चों, शॉर्टकट मुझे मालूम है फिर भी नहीं, v फाइनल, चलिए यहाँ पे भी बच्चों जो अपवर्ड है उसको मैं पॉजिटिव लूंगा, डाउनवर्ड को नेगेटिव, v स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v नहीं है 2v है, तो मेरे को 2v का होल स्क्वायर करना है, कहीं पे बच्चों 2v स्क्वायर लिख डाल, इतना मैथ्स कमजोर नहीं होना चाहिए, v0 ये h डैश मोशन के लिए ये फाइनल है और ये इनिशियल है, चल v स्क्वायर नो प्रॉब्लम, एक ही जगह बच्चों g डाउनवर्ड ही होगा और डाउनवर्ड को माइनस, डिस्प्लेसमेंट बच्चों h डैश, ये h डैश डाउनवर्ड ही होगा और डाउनवर्ड को माइनस h, ठीक है चलो 4v स्क्वायर माइनस 2v का होल स्क्वायर, 4v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर दैट मींस 3v स्क्वायर माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 2gh, मेरे को h डैश बताना है, मगर ऑप्शन देखो h डैश मेरे को h के टर्म में गिवन है सब जगह, नो प्रॉब्लम, तो यही फॉर्मूला अब यहाँ पे लगाओ, ऐसे कैसे मालूम हुआ सर, देखिए v स्क्वायर की जगह मैं h लिख पाऊंगा, यहाँ पे यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ, v स्क्वायर यस फाइनल v स्क्वायर माइनस इनिशियल क्या है बच्चों 0 इज इक्वल टू 2, डाउनवर्ड माइनस g, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया h,
एच अगर डाउनवर्ड है तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड स्क्वायर इक्वल टू क्या आया आपके पास 2gh। इसको आप यहाँ पे पुट कीजिए, यहीं पे 3v स्क्वायर की जगह 2gh इक्वल टू 2gh डैश 2g कैंसिल h डैश इज इक्वल टू 3h। समझ में आया आपको मैंने क्या किया? v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad को 2 बार अप्लाई किया। मुझे मालूम है इसको सॉल्यूशन में क्या, मुझे मालूम है बच्चों ऐसे होता है v0 स्क्वायर अपॉन 2g, दैट मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, फिर 2 टाइम्स हो गया तो 4, फिर 4h में से h सब्ट्रैक्ट कीजिए। देखिए ये सब गिवन है ये, ओके। ऐसा सॉल्यूशन है वैसा थोड़ी ना सोचना है, सोचने का तो तरीका कॉन्सेप्ट से बेसिक से डेवलप होता है, वो बेसिक डेवलप करना है कि कुछ भी ना हो हम कर सकते हैं। थियरी सॉल्यूशन से नहीं डिजाइन होती, थियरी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिजाइन। यहां पे बी, फिर ऐसा ही होमवर्क में है ये भी होमवर्क बच्चों, ये भी होमवर्क। नोट 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 निटना नोट 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 2006 2 bodies A and B, एक का मास 1 kg, एक का 3 kg, देखना are dropped from height of 16 meter and 25 meter respectively. The ratio of time taken by them to reach the ground is, that means दो हमारे पास ऐसे टावर है, एक 16 मीटर का था और एक 25 मीटर, दोनों से स्टोन को ड्रॉप किया गया, एक 1 kg का था एक 3 kg का था। तो टाइम ऑफ द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड, ये बच्चों ये थियरी मैंने बताई है। यहाँ पे आपको ये थियरी डेवलप की, देखिए सॉरी यहाँ पे देखिए वो एक बॉय था, उसने स्टोन को रिलीज किया तो ग्राउंड पे आने के लिए टाइम का फॉर्मूला क्या था, देखिए √2h/g। ये अगर मालूम हो सर वहां पे तो मास 1 kg एंड 3 kg है, मास का कोई रोल ही नहीं है ना बच्चों। देखिए यहाँ पे जो आपका ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला है वहां पे क्या आया, कैपिटल जी, अर्थ का मास, अर्थ की रेडियस, जो नियर टू अर्थ सरफेस ऑब्जेक्ट था उसका मास है ही नहीं। दैट मीन्स आप मुझे वहां से ड्रॉप करो या आप खुद ड्रॉप हो, अपना मास वहां पे डिपेंड ही नहीं करता। जो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला है कैपिटल gme/r², वहां पे स्मॉल m है ही नहीं। आप एलिफेंट को जाके छोड़ो या आप वो डॉग को जाके छोड़ो, सबके लिए g 9.8 ही है, क्योंकि वहां पे डॉग या एलिफेंट का मास ही नहीं है, सब सेम है। वहां पे 1 kg और 3 kg आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए बताया गया है। चलिए तो वो वहां से तो हो जाएगा, फिर कहाँ गया कहाँ गया, चलिए तो हमारा फॉर्मूला है बच्चों TA/TB इक्वल टू √2HA/g अपॉन √2HB/g, जी कैंसिल, 2 कैंसिल, √HA कितना है 16, HB कितना है 25, 4/5 फिनिश, डायरेक्ट। ये भी होमवर्क ऐसा ही है। ये देखिए ये करते चलिए। A ball thrown vertically upward direction attains maximum height of 16 meter. At what height would its velocity be? Half of its initial. Last question है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। A ball thrown in vertically upward direction. चलिए यहाँ से मैं बेसिक से बता रहा हूँ। देखो एक बॉल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 होगी, अब फिर तभी हम थ्रो कर पाएंगे। In vertically upward direction attains maximum height of 16 meter.
दैट मीन्स वो यहाँ से यहाँ तक 16 मीटर चला और वो उसकी मैक्सिमम हाइट थी. एट व्हाट हाइट वुड इट्स वेलोसिटी बी हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी. लेट्स एज्यूम बच्चों, लेट्स एज्यूम उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया ना h, उसके बाद उसकी वेलोसिटी जो इनिशियल थी उसकी हाफ हो गई, जो इनिशियल थी उसकी हाफ हो गई. अच्छी बात है. ये जो था वो h मैक्स था, नो प्रॉब्लम. अब क्या करना है, हमको क्या बताना है, हमको ये h बताना. तो यहां पे बच्चों देखना, पेशेंटली देखना, ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है. पहले मैं A टू B के लिए डिस्कस कर रहा हूं. B क्या है, B क्या है, वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे वेलोसिटी जो इनिशियल थी उसकी हाफ हुई, वो पॉइंट को मैं B बोल रहा हूं. V0/2 हुआ, देखिए वो. ओके, नो प्रॉब्लम. B पॉइंट टू A टू B के लिए क्या बताना है सर, H हमको निकालना है. तो V² माइनस V0² इज इक्वल टू 2AD. जहां से मैंने थ्रो किया वहीं से अपवर्ड को पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड को बच्चों नेगेटिव लेना है. चलिए, V², फाइनल वेलोसिटी क्या हुई A टू B के लिए, A टू B के लिए V0/2, V0/2 होल स्क्वायर माइनस इनिशियल कितनी है. सर साइन कन्वेंशन नहीं यूज करनी, स्क्वायर है. G बच्चों डाउनवर्ड ही होगा, तो डाउनवर्ड में A की जगह माइनस. मगर हमारा डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट ये H तो अपवर्ड है और अपवर्ड को मैंने प्लस बताया. V0²/2 यहाँ पे क्या होगा, V0²/4 माइनस V0² इक्वल टू माइनस 2GH. यहाँ पे होगा बच्चों माइनस 3V0²/4 इज इक्वल टू माइनस 2GH. हमको H बताना है. चलिए H माइनस माइनस प्लस 3V0² अपॉन 8G. या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 4 इंटू 2G. सर ये आपको कैसे मालूम हुआ, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पता है. अगर पता नहीं है तो बेसिक से फाइंड कर सकते हो. दैट इज V0²/2G और वो 16 मीटर है. मैं यहाँ पे V0²/G की जगह 16 अगर लिखूं तो 4 4 16, 4 3 12 मीटर. ये बॉम्बे. मालूम हुआ सबको, क्लियर. अगर ये फॉर्मूला मालूम नहीं है तो आप A टू B की जगह आप A टू C के लिए यूज कीजिए, V² माइनस V0² इज इक्वल टू 2AD. नो प्रॉब्लम एट ऑल. ऐसा एक क्वेश्चन बुक में है बच्चों. ये एन ऑब्जेक्ट अलाउड टू फॉल फ्रीली, यस, ये आप हम बुक में कर सकते हो, जैसे हमने डिस्कस किया. ये एक क्वेश्चन मैं आज आपको होमवर्क में दे रहा हूं. और टॉपिक 3 में बच्चों, सॉरी टॉपिक 13 में ये जो स्टोन वाला है, डिस्क वाला क्वेश्चन, आपको ये होमवर्क में आज नहीं करना है. होमवर्क में आज कौन से नहीं करना है, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, 35, 36 एंड 37. फिनिश. 35, 36, 37, 3 क्वेश्चन होमवर्क में नहीं करना है. नेक्स्ट हम इसकी टफ प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.